बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। मुल्क की सबसे बड़ी और आला अदालत ने हुकूमती कारकर्दगी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। वुज़रा और मुशीरों की फौज जफर मौज पर संजीदा नौयत के सवालात उठा दिए। हुकूमत पर काबीना में मुबैना तौर पर करप्ट अफराद और मुशीरों को ओहदे देने का इल्ज़ाम। मुशीरे से डॉक्टर जफर मिर्जा की कारकर्दगी पर अदालत का शदीद इजहार बरहमी। तो लगता यूं है खान साहब को लाने वाले अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हो रहे हैं। मुख्तलिफ हल्के और स्टेक होल्डर में हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर तशवीश पाई जाती है। अदालत कहती है कि वज़ीर आज़म को कुछ पता भी है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स में आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, काबीना में मोहरे बदल रहे हैं, एक मोहरा उठाकर दूसरा मोहरा रख दिया जाता है। इतनी बड़ी काबीना की जरूरत ही नहीं, 10 अफराद काबीना चला सकते हैं। क्या मौजूदा वुज़रा और मुशीरान की मौजूदगी में तरक्की हो सकती है? चीफ जस्टिस ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक वफाक और चारों सूबों से किए गए इक़दाम की तफसीलात भी मांग ली हैं, जबकि बैनुल सूबाई मशरूत सफरी पाबंदी का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस के हवाले से केस की आज खुद नोटिस समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत की सरजनिश करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, जबकि वुज़रा और मुशीरों की फौज दर मौज आपके पास है। मुशीरों को वफाकी वुज़रा का दर्जा दिया गया, मुबैना तौर पर करप्ट लोगों को मुशीर रखा गया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हुकूमत को मावर ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को हटाने का कह दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जफर मिर्जा की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं है। अटार्नी जनरल ने इस्तदा की कि इस मौके पर जफर मिर्जा को हटाना तबाहकुन होगा, आधी फ्लाइट में जफर मिर्जा को ना हटाए। अदालत जफर मिर्जा का मामला हुकूमत पर छोड़ दे। चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि जफर मिर्जा के खिलाफ किस मामले की तहकीकात जारी है, जिस पर अटार्नी जनरल ने इंकशाफ किया कि एक शहरी ने FIA में दरख्वास्त दी है कि जफर मिर्जा ने कीमती तिब्बी सामान बगैर ड्यूटी चीन भेज दिया। अटार्नी जनरल ने कहा कि जफर मिर्जा ने जो भी किया हुकूमत की इजाज़त से किया। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप हर काम हुकूमत की इजाज़त से करते हैं। पहले आपने हुकूमत की इजाज़त से आटा भेजा, फिर आपने हुकूमत की इजाज़त से चीनी बाहर भेजी, फिर अब आप मेडिकल आलात हुकूमत की इजाज़त से बाहर भेज रहे हैं और इसे दोबारा इंपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क की सनतें बंद हो गई है, इंडस्ट्री पूरी तरह बैठ चुकी है। गुज़श्ता 30 साल से इंडस्ट्री पर तवज्जो नहीं दी गई, हुकूमत को इसका इदराक ही नहीं। कभी हम मैन्युफैक्चरिंग वाले ममालिक में शामिल होते थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आज हमारा वज़ीर आज़म आलमी मालियाती इदारों से कर्जों की वापसी के लिए वक्त मांग रहा है। इस पर अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ कर्जों की बात नहीं की, और भी मामला उठाए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म काबीना में मोहरे बदल रहे हैं, एक मोहरा उठाते हैं दूसरा मोहरा रखते हैं। इतनी बड़ी काबीना की जरूरत क्या है? करप्ट लोगों की निशानदेही की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या मौजूदा वुज़रा और मुशीरान की मौजूदगी में तरक्की हो सकती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुल्क की क़यादत का मौजूदा हालात में इम्तिहान है। अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ज़्यादातर लोग अपना काम कर रहे हैं, गंदे अंडे बस थोड़े से हैं। सिविलियन हो या फोर्सेज, सब अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुलजार मेरे रिमार्क्स, ये समझ नहीं आ रही किस किस्म की टीम कोरोना पर काम कर रही है। आला हुकूमती ओहदेदारान पर संजीदा इल्ज़ामात हैं। जफर मिर्जा किस हद तक शफाफ है कुछ नहीं कह सकते, जबकि मावनी ने खसूसी की पूरी फौज है जिनके पास वुज़रा के इख्तियारात हैं। कई काबीना अरकान पर जराइम में मुलव्वस होने के मुबैना इल्ज़ामात हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन से नुकसान होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि वो बहुत एहतियात बरत रहे हैं। अदालत को हुकूमती टीम ने सिर्फ अदाद व शुमार बताए। अटार्नी जनरल ने कहा कि कोई मुल्क कोरोना से लड़ने के लिए पेशगी तैयार नहीं था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कानून साजी के हवाले से हुकूमत का क्या इरादा है, क्या इमरजेंसी से निपटने के लिए पार्लियामान कानून साजी करेगी। कई ममालिक इमरजेंसी से निपटने के लिए कानून साजी कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि रियासती मशीनरी को इजलासों के अलावा भी काम करना होते हैं, सिर्फ इजलास ही नहीं करना होते। वज़ीर आज़म की काबीना गैर मौसर हो चुकी है। माजरत के साथ
लेकिन वज़ीर आज़म ने खुद को अलग थलग रखा हुआ है। क्या पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में बैठने से घबरा रहे हैं? वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अपने रास्ते इख्तियार किए हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वफाकी हुकूमत की सरजरिश करते हुए एक बार फिर मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को हटाने के लिए कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर ऐसी बात ना करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जफर मिर्जा की सलाहियत क्या है, मुबैना तौर पर उनको करप्ट कहा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जफर मिर्जा ने अदालती हदायत पर अमल नहीं किया, अदालत के साहब हुक्म में उठाए गए सवालात का जवाब नहीं दिया। अदालत ने हुक्म दिया था पार्लियामेंट कानून साजी करे, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट काम कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हुकूमत के अलावा तमाम हुकूमतों की तफसीलात हमारे पास है। कुछ लोग ऐसे हालात में भी पैसा बना रहे हैं, क्या करप्ट नासर को लीड करने की इजाजत दी जा सकती है? जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा जिंदगी बचाने के मामलात में भी पैसे खाए जाए तो मकसद खत्म हो जाता है। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन से मुतल्लिक आज अहम मीटिंग है, तमाम तफज़ात हुकूमत के सामने रखेंगे। पहली बार पाकिस्तान को ईमानदार वज़ीर आज़म मिला है, पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है, बेहतरी ना आई तो न जाने क्या होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा खदशा है हम ये आखिरी मौका भी ज़ाया न कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि आखिर पार्लियामान का इजलास बुलाने में क्या डर है, अदालत तो पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हुक्म दे नहीं सकती। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन से वो हुकूमत को आगाह कर देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि पार्लियामान ने इस मसले को हल करना है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि रोज रोज बोलने वाले सियासतदान अब बिल्कुल खामोश है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं किसी की खामोशी पर तबसरा नहीं कर सकता। इससे पहले केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सक्कर तरपार कर हैदराबाद में लोग रो रहे हैं, इमदाद लेने के लिए झुंड के झुंड खड़े होते हैं और जुड़ के खड़े होते हैं, समाजी फासलों का काम तो एक तरफ रह गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल सिंध से सवाल किया हुकूमत ने जो इलाके बंद किए क्या वहां का डेटा जमा किया है, क्या उन लोगों को राशन पहुंचाया है? इस पर एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि अगर लोग हमारी बात ना माने तो हम क्या करें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत कानून नाफिज नहीं करवा सकती तो फिर सरेंडर कर दे। उन्होंने सवाल किया कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि लोगों को घरों में बंद किया हुआ है, लॉकडाउन के नाम पर एक गरीब आदमी को सड़क पर कोड़े मारे जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ जनाजे में तमाम लोग पहली सफ में खड़े नजर आते हैं। जस्टिस सजाद अली शाह ने इस्तफसार किया सिंध में लोगों की मदद के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने 8 अरब रुपए का राशन तकसीम किया लेकिन गरीब को पता नहीं चला, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि सिंध में 5 लाख से ज्यादा लोगों को राशन फराहम किया गया है। जस्टिस सजाद अली शाह ने पूछा कि कहां और किसको राशन दिया गया। सिंध पुलिस तो जेडीसी वालों को लूट रही है, 10 रुपए की चीज देकर 4 वजीर तस्वीर बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि 5,04,080 खानदानों को 15 दिन का राशन दिया गया, हर खानदान में अफराद का तहमीना लगाकर राशन दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा फिर तो 1 मन आटे की बोरी चाहिए होगी एक खानदान के लिए, आपने राशन देने का कह दिया, हमने सुन लिया, अब देखते हैं कौम मानती है या नहीं। सिंध में लोग सड़कों पर हैं, सिंध के लोग कह रहे हैं हुकूमत ने 1 टका भी नहीं दिया। ये सवाल सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि चारों सूबों के लिए हैं। केपीके में तो राशन की बजाय नकद रकम बांटी जा रही। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने वज़ीर आज़म से कहा था कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। जस्टिस काज़ी ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आप क्या कह रहे हैं, हम किसी पर ना तनकीद कर रहे हैं ना हौसला शिकनी कर रहे हैं, हमें इज्तिमाई तौर पर सोचना होगा। जस्टिस काज़ी अमीन ने कहा अवाम तिलमिला रही है, भूख से मर रही है, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए था जो अभी तक नजर नहीं आ रहा। सदर मुमलिकत को चाहिए कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, इस तरह के मामलात में पार्लियामेंट ही अवाम की उम्मीद होती है। जस्टिस काज़ी अमीन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हमने इदराक न किया तो कोरोना वायरस हमारे सियासी निज़ाम की धज्जियां बुकेर देगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सबको मिलजुल कर चलना होगा। जस्टिस काज़ी ने कहा कि पार्लियामेंट रियासत की ताकत होती है, रियासत की नुमाइंदगी करती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हम सिर्फ बुनियादी आईनी हक तक सुन रहे हैं, डॉक्टर अलहदा परेशान है, टेस्टिंग और समाजी फासले के बारे में आगाही नहीं है, डॉक्टर और फील्ड वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि एक डॉक्टर को पूरी किट देनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक मास्क थमा दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया क्या वफाक और सूबों में हम आहंगी है। हम ये सवाल सिर्फ सिंध से नहीं बल्कि तमाम सूबों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा 8 मिलियन रुपए सिंध में राशन की तकसीम के लिए खर्च किए गए, मालूम नहीं कहा खर्च किए गए। जस्टिस सजाद अली शाह ने सवाल किया कि राशन किसने तकसीम किया, अब तक कितने अफराद को राशन मिला।
अदालत ने केस की समाअत सूबों और वफाक से तफसीलात तलब करने और दोबारा तफसीलात जमा कराने तक मुलतवी कर दी। तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवाल और नाराजगी से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही और नाराजगी में इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। मैं हैरान हो रही हूँ कि इतने मुश्किल हालात में जिस वक्त इनको किसने अप्रोच करनी है, इन्होंने खुद अप्रोच करनी है, पीएम पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। इस वक्त वहाँ पर किसी ने आगे अपनी ये नहीं लिखना होता है कि उसकी पार्टी कौन सी है, उसने पाकिस्तान के सिटीजन होने के हिसाब से अपने आप को वॉलंटियर करना है। ये किस इंतजार में बैठे कि इनको लोग फोन करेंगे कि आप आए और आके लोगों की मदद करें? अगर इन्होंने करनी है तो करें, आगे निकले। ये अकबरी मंडी वाली साइड है। एक तो लॉकडाउन के हवाले से कोई अमल दरामद नहीं है, यानी कोई पूछगछ नहीं है कि कोई अगर निकला है वो क्यों निकला है, और एक ट्रैफिक का बाहर रश भी मौजूद है, और दूसरा हुकूमत का कंट्रोल कहीं पे नजर नहीं आता। मुझे तो कहीं पे राशन तकसीम करते हुए ट्रक नजर नहीं आए। मेरा ख्याल है कि वो सारे फ्रंट खोलने अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिकल आइसोलेशन में चले जाएंगे। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर सारे शुगर मिलों के ख़िलाफ़ करें तो इसका मतलब है दरीशक साहब के ख़िलाफ़ भी करना पड़ेगा, खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ भी करना पड़ेगा, हाशिम जवां बख्त के ख़िलाफ़ भी करेगा, फिर वो हुमायूं अख्तर साहब के ख़िलाफ़ भी करना पड़ेगा। कई दफ़ा इन्होंने तनकीद डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने डायरेक्ट तनकीद की है फेडरल गवर्नमेंट पे। हम चुप करके बैठे रहे क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद खुद मुख्तार सूबा है, एनएफसी वार्डन को मिलता है, पैसे इनके पास अपने हैं, जो ये करना चाहें करें। बात दरअसल ये है, हमारे ऊपर ये इल्जाम है कि हमने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जो ये समझता है या कहता है, मेरा ख्याल है कि अच्छा कोई इसका राइट आंसर तो है नहीं ना। अगर किसी के पास इसका सही जो इसको टैकल करने का तरीका है बता दे और लोग उसको एंडोर्स करें, मैं हर चीज से हम पीछे हट जाएंगे, हम वो करेंगे। सही तरीका कोई नहीं है इसका। लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर लगेगा या इसमें नरमी की जाएगी, जुज़वी होगा या कुल वक्ती होगा, इसका फैसला आज किया जाएगा। जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद बढ़कर 5374 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद कोरोना वायरस के हाथों जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 93 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3233 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 334 में से वायरस की तशख़ीस हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पंजाब में 2594, सिंध में 1411, बलोचिस्तान में 203, खैबर पख्तूनख्वा में 744, आज़ाद कश्मीर में 4, इस्लामाबाद में 131 और गिलगित बल्तिस्तान में 224 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। केपीके के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इकरामुल्लाह में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। गुजरावाला की जेल में 7 कैदियों में कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के बायस वजारत दाखिला की जानिब से तमाम बॉर्डर को मजीद 2 हफ्तों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि मुल्क भर में रमजान तक ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रखने का फैसला किया गया है। कराची में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए। गुलशन इकबाल की UC 8 और 9 को रेड जोन करार दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला इमरान खान को लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते तोसी की तजवीज़ देते हुए कहा है कि मईशत को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं दे सकते। ताजरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर से मुतालबा किया कि मंगल 15 अप्रैल से लॉकडाउन महदूद करके ताजरों को जुज़ वक्ती तौर पर कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 18,52,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 1,14,000 तक पहुंच चुकी है। 4,23,000 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। यूरोप में आलमी वबा के बायस हलाकतों की तादाद 75,000 से तजावज़ कर गई, जिनमें से 80% हलाकतें सिर्फ 4 मुल्कों इटली, स्पेन, फ्रांस और बरतानिया में हुई। इटली में कोरोना वायरस से मजीद 431 अफराद जान से हाथ धो बैठे। इटली में मरने वालों की तादाद 19,899 होगी। स्पेन में मरने वालों की तादाद 17,209। फ्रांस में मजीद 561 अफराद हलाक हुए, जिनके बाद मजमूई तादाद 14,393। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क बन गया। अमेरिका में अब तक वायरस से 5.5 लाख से ज़ायद अमेरिकी मुतासर हुए। हलाकतों की तादाद 22,000 से तजावज़ कर गई। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा
मरने वालों का ताल्लुक अमेरिका से है। न्यूयॉर्क में एक रोज में मजीद 758 अफराद हलाक हुए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने 20 अप्रैल से खुलने वाले तालीमी इदारों को सारा साल बंद रखने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुल्क भर में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा रखा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर 30 अप्रैल को पाबंदियां उठाई गई तो गर्मियों के मौसम में कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद इजाफा हो सकता है। जर्मनी में भी आलमी वबा से अब तक 3022 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,27,854 मुतासर है। बरतानिया में 24 घंटों मजीद 737 हलाकतें हुई हैं। मरने वालों की तादाद 10,612 हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब की मसाजिद में नमाज तरावीह की अदायगी पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। मिस्र के मुफ्ती आजम डॉक्टर शौकी अलाम ने कहा है कि कोरोना वायरस का शिकार बनकर मरने वाले लोग शहीद हैं, यानी जो कोरोना से मर रहे हैं वो शहीद है। उनकी तजहीज़ व तकफीन और मकामी कब्रिस्तानों में तदफीन की मुखालफत करने वाले अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के मुर्तकब हो रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। आज सिंध के वज़ीर आला ने वफाक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ गिले शिकवे किए, कुछ मुतालबात तजावीज़ दी, उनका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। हुक्मरान जमात को पहले ये शिकवा था कि अपोजिशन खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं मानती। अब अपोजिशन खान साहब से रिक्वेस्ट कर रही है, अपील कर रही है कि खान साहब हमारे वज़ीर आज़म बने, आगे बढ़कर मुल्क को लीड करें। जबकि हुक्मरान जमात सूबों को खुद मुख्तार करार देकर मुश्तरका पॉलिसी देने से पीछे हट रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस के हवाले से वफाकी हुकूमत से यह मुतालबा किया कि वफाक इस हवाले से एक मुश्तरका पॉलिसी और लाहे अमल का ऐलान करें, सूबे उसको फॉलो करेंगे। सिंध ने वफाक पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि क्या मरकजी हुकूमत लाशें गिरने का इंतजार कर रही है। एक मुश्तरका लाहे अमल क्यों नहीं दिया जा रहा ताकि पूरी कौम को इत्मीनान और यकजहती का पैगाम मिल सके। आधी अधूरी और कन्फ्यूज पॉलिसियों और SOPs ना होने से लॉकडाउन की इफादियत को नुकसान पहुँच रहा है। तो वज़ीर सिंध की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बात का इजहार कर रही है कि सिंध हुकूमत को अपने सियासी मुखालफिन की बेजा तनकीद की वजह से लोगों को काबू में रखने में दुश्वारी आ रही है। तो मुराद अली शाह का ये नुक्ता नज़र दुरुस्त है कि अगर वज़ीर आज़म एक पॉलिसी दें और एक SOP के तहत तमाम सूबे उसको फॉलो करें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। वफाक की सपोर्ट मिले तो सूबों में सियासी मुखालफत कम होगी। तो वज़ीर सिंध ने वफाकी हुकूमत के हवाले से जितने भी गिले शिकवे किए या जो भी उनका मुतालबा था, वॉच मुराद अली शाह। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जो ये समझता है या कहता है, मेरा ख्याल है कि अच्छा कोई इसका राइट आंसर तो है नहीं ना। अगर किसी के पास इसका सही जो इसको टैकल करने का तरीका है बता दे और लोग उसको एंडोर्स करें, मैं हर चीज से हम पीछे हट जाएंगे, हम वो करेंगे। सही तरीका कोई नहीं है इसका। एक तरीका है, एक्शन करो, कुछ ना कुछ इससे वायरस से आगे रहने की कोशिश करते रहो। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह रहा ना, मैं मफरूजों पे क्यों बात करूं कि वफाक को इकदाम नहीं लेगी। मैं तो ये चाहूंगा कि वफाक कदम ले, वफाक इकदामात करे ताकि वो चारों सूबों उसको फॉलो करें, वफाक लीड करे। तो इस पे मैं क्यों जाऊं कि नहीं करेगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि वफाक प्रॉपर इकदाम लेगी ताकि इस मुल्क को जिस हद तक हो सके बचाया जाए। अब ये सब इसलिए हो रहा है कि गुज़श्ता 48 घंटों में सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिंध हुकूमत के लोग भी। और वहाँ पे जो हुक्मरान जमात का एक धड़ा है, यानी PTI के लोग, कराची से जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वज़रा हैं, फैसल वाडा, अली जैदी और दीगर, वो सिंध हुकूमत पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वॉच अली जैदी। वालेकुम सलाम। हमने कुछ नहीं की, ये मेरे ख्याल में फरवरी के आखिरी हफ्ते से लगे हुए हैं। कई दफा इन्होंने तनकीद डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने डायरेक्ट तनकीद की है फेडरल गवर्नमेंट पे। हम चुप करके बैठे रहे क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद खुद मुख्तार सूबा है, NFC वार्ड इनको मिलता है, पैसे इनके पास अपने हैं, जो ये करना चाहें करें। बात दरअसल ये है, अच्छा बाय द वे अगर आप अमेरिका देख लें, वहाँ भी 50 स्टेट्स हैं, वो सारे इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, कोई स्टेट किस तरह एक्ट कर रहा है, हर एक की जगह की डायनामिक्स फर्क है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि सर आप इधर इलेक्शन लड़े हैं सिंध में
हमने कराची से सीटें इतनी सारी जीती हुई हैं, और जो ये तमाशा इधर उन्होंने लगाया हुआ है वो अपनी जगह बात ठीक है कि ये इंडिपेंडेंट है और इनकी अपनी थॉट प्रोसेस होगा, बट जो ये तमाशे इधर कर रहे हैं इधर हमें समझा तो दें कि इन्होंने किया क्या हुआ है। मतलब सारा काम आप कर रहे हैं या वफाक कर रही है, ये ऊपर से आके टीवी के ऊपर क्रेडिट, अली बाबा का भी क्रेडिट ले रहे हैं, पैसे भी हम दे रहे हैं, डॉक्टर को तो बोनस भी हम दें, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी हम ठीक, सब आप वफाक करें, क्रेडिट ये लें, भले ले लें, लेकिन ऊपर से काम भी ठीक नहीं कर रहे। मुझे जरा बता दें किस यूसी का आज तक इनके पास जितना बांटा है, किस यूसी का डेटा इनके पास है? अच्छा, उसके बाद अली ज़ैन साहब, नेशनल चैनल के ऊपर जाके देखिए, जब तक वफाक की तरफ से एहसास प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, हुक्मरान जमात के लोग डरे डरे, सहमे सहमे और दबाव का शिकार थे। जैसे ही लोगों में 12-12 हज़ार तकसीम करने की कंपेन शुरू हुई है, तो पीटीआई के शेर यानी टाइगर जो हैं वो कछारों से निकल आए हैं कि हम तो पैसे दे रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है। तो इसका जवाब भी आज सिंध हुकूमत ने दे दिया है। सिंध तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आप लीड करें, हम फॉलो करेंगे। तो मसला ये कि हुक्मरान जमात दूसरों को ये कहते हैं कोरोना वायरस पर सियासत ना करें, लेकिन सबसे ज़्यादा सियासत वो खुद कर रहे हैं। खासकर सिंध में बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे फायरिंग हो रही है। तो सिंध हुकूमत को तो क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले सोशल डिस्टेंस करने का इनिशिएटिव लिया, कुछ ना कुछ एक्शन किया, अपोजिशन को भी साथ मिलाया, यानी वहाँ एमक्यूएम अपोजिशन में थी तो उनको साथ लेके चले। अब अगर वफाक की तरफ से नकद रकम यानी ये जो 12-12 हज़ार के चेक दिए जा रहे हैं, ये नकद रकम दी जा रही है, ये तकसीम करने का अमल शुरू ना होता तो मेरा गुमान ये कि सारी फायरिंग अब भी किछारों में बैठकर हो रही होती। तो सबसे पहले लॉकडाउन सिंध ने किया, वफाक और दीगर सूबों ने उसके बाद उस पर अमल दरामद किया, लोगों की स्क्रीनिंग और उन्हें अलग रखने का भी सबसे पहले काम सिंध में शुरू हुआ, वफाक और दीगर सूबों ने उसको कॉपी किया। तो अब तक जितने फैसले सिंध ने किए हैं तो पूरा पाकिस्तान तो उसको कॉपी कर रहा है। तो फिर उन पर तनकीद क्यों की जा रही है? तनकीद इसलिए की जा रही है कि वो इंतजामी फैसले कर रहे हैं, और ये अब चूँकि वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड या दूसरी रकम जिसको एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया, वफाक और दीगर सूबों ने उसको कॉपी किया। तो अब तक जितने फैसले सिंध ने किए पूरा पाकिस्तान उसको कॉपी कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो उन पर तनकीद बनती नहीं थी। ये तो वो खैराती काम शुरू हुए हैं तो फिर लोग बाहर निकल आए हैं, खैरात लगी बटने, बाकी आप समझते हैं। अब कुछ आटे चीनी स्कैंडल की बात करते हैं। हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि आटे चीनी स्कैंडल पर जो रिपोर्ट आएगी 25 अप्रैल को, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइच इस पर अपना तजिया दे रहे हैं कि क्या हुकूमत वाकई इस पर संजीदगी से एक्शन लेने का कोई इरादा रखती है। नया पाकिस्तान एसोसिएशन या शुगर मिल ओनर्स जो हैं उसमें बाकी सियासी फैमिलीज भी हैं, आपको क्या लगता है कि यहां पे कार्रवाई सिर्फ जहांगीर खान तरीन तक होगी या जो बाकी सियासी लोग हैं इनमें जो शुगर मिल मालकान है उन तक ये दायराकार फैलेगा? मेरा ख्याल है कि वो सारे फ्रंट खोलने अफोर्ड नहीं करते क्योंकि पॉलिटिकल आइसोलेशन में चले जाएंगे। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर सारे शुगर मिलों के ख़िलाफ़ करें तो इसका मतलब है दरीशक साहब के ख़िलाफ़ भी करना पड़ेगा, खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ भी करना पड़ेगा, हाशिम जवां बख्त के ख़िलाफ़ भी करेगा, फिर वो हमायूं अख्तर साहब के ख़िलाफ़ भी करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ वो, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही की फैमिली का नाम भी आएगा। तो ये सारा वो अफोर्ड नहीं करते क्योंकि इससे तो फौर तौर पर वो पॉलिटिकल आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए वो हाई मॉरल ग्राउंड एक दो नाम लेके अचीव कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह होगा कि इस तरह की जब इंक्वायरी होती है और जब कमीशन होता है तो फिर जान नहीं छूटती। लोग नए नए सवाल करते हैं, इस कमीशन के अंदर से लोग खामियां ढूंढेंगे। अभी ये खुसरो बख्तियार साहब पे जोर आएगा, दरीशक साहब पे आएगा, परवेज़ इलाही साहब पे आएगा, फिर ये आएगा कि असद उमर साहब ने फैसला क्यों किया, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्यों दी सब्सिडी। तो ये सारे सवालात तो उठने हैं, ये इतनी आसानी से इनसे। पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा पन्नो लाल है, शुगर मिल मालकान की अक्सरियत का तल्लुक हुक्मरान जमात से है या इस वक्त हुक्मरान जमात का हिस्सा है। तो लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ में शुगर मिल के दूसरे धड़े का कब्जा है। एक धड़ा वो है जो साबका हुकूमतों का हिस्सा रहा है, तो साबका हुकूमतों में भी शुगर माफिया के लोग काम करते रहे और ये को आज नए नहीं है, और अब भी ये शुगर माफिया के लोग मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं। तो बज़ाहिर ये मुकाबला शुगर मिल माफिया का लगता है,
यानी कुछ साबका हुकूमतों का हिस्सा थे, कुछ मौजूदा हुकूमतों का हिस्सा है। तो खान साहब तो किसी भी सूरत शुगर माफिया के किसी भी धड़े पर हाथ नहीं डाल सकते। सियासी जमातों की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो कमज़ोरी सियासतदान या कारोबारी सियासतदान होते हैं। इनमें से बेशतर इलेक्टेबल होते हैं, अपने अपने हलकों में इतने काम ज़रूर करा लेते हैं कि इलाके के अवाम उन्हें वोट देते हैं, क्योंकि ये लोग हुकूमती फ़ंड के मोहताज नहीं होते। हुकूमत में रहकर कारोबार से इतने पैसे बना लेते हैं कि थोड़ा बहुत खर्च करके अहले इलाका का एतमाद हासिल कर लेते हैं और फिर हुकूमतों को ब्लैकमेल करके अपने इलाकों में जायज़ नाजायज़ सभी काम करा लेते हैं, और ये काम मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाता है। तो हल्के की सियासत करने वाले बहुत से लोग हैं जो कि कारोबारी हैं, तो ये लोग सियासी ख़ानदानों में बदल चुके हैं, और यही सियासी ख़ानदान हुकूमतों की तब्दीली में अहम किरदार भी अदा करते हैं। तो इस वक्त भी जो हुकूमत है उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं पर मुश्तमिल है। तो किसी की सपोर्ट किए बगैर या किसी को फेवर किए बगैर अगर हकीकत को मद्देनजर रखा जाए तो ये मुमकिन ही नहीं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कोई एक्शन हो सके। इसीलिए मार्केट में एक और रिपोर्ट इन की गई है ताकि उस तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल की जा सकी। उस रिपोर्ट में चूंकि अपोजिशन के नाम ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से आटा चीनी स्कैंडल का शोर कुछ कम हो जाएगा। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की अगर किसी की नीयत होती तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि अब तक चीनी सस्ती हो चुकी होती। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़े रीशेड्यूल करने की अपील की है। एक वीडियो पैगाम जारी हुआ, उस पर भी तबसरा तजिया देंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। डॉक्टर हसन अस्करी गुफ्तगू कर रहे हैं थिंक टैंक में, पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही इकॉनमी के ऊपर अक्सर उनके आप तबसरे तजज़िये देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़े रीशेड्यूल कराने की जो अपील की है उसके हवाले से वो तजज़िया दे रहे हैं वॉच हसन अस्करी। अच्छा, रिसेशन के अदवार में वैसे मालियाती इदारों का रवैया प्रोफेसर साहब कैसा रहा, और अगर पाकिस्तान इनकार कर देता है रीस्ट्रक्चरिंग? देखिए इनकार की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जो इक्तिसादी मसला है, यानी अंदरूनी तौर पे इक्तिसादी दबाव और लोन्स की पेमेंट का मसला, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बहुत से और डेवलपिंग कंट्री भी इसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बाकी ममालिक से मिल के बातचीत करके आवाज़ को उठाया जाए। एक इंडिविजुअल कंट्री की आवाज़ शायद इतनी मौसर ना हो जितने एक कलेक्टिव फोरम पे आप, मसलन ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फोरम है वहाँ से ये आवाज़ उठाई जा सकती है, या ये कि आप उनसे बातचीत करके फिर इशू को उठाएं। और मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान एक वो आपका वो है थर्ड वर्ल्ड का एक फोरम आपका है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है आपके पास, यूएन है जिसमें आप ये इशू रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ने रेज़ नहीं करना बल्कि आपने इनसे कई मुल्कों से गुफ्तगू करके फिर कलेक्टिवली अगर आप एफर्ट करते हैं तो उसमें कामयाबी के इम्कानात आपके बढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो आपको वाज़ेह तौर पे कहनी है, हम ये डिफ़ॉल्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रीशेड्यूलिंग की आप बात कर रहे हैं। सिर्फ आप उनसे ये कहेंगे कि 2020 के अंदर हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि अपनी जो किस्त बनती है इस दफ़ा ओरिजिनल पेमेंट की और सूद की, वो किस्त इस साल नहीं दे सकते, हम उसके बाद रीपेमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट की बात नहीं है। आपको नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म है, ये जो बहरान आ रहा है? आप एक साल का वादा तो नहीं कर सकते। आप बयाज साहब जिम्बाब्वे या अर्जेंटीना की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कैसे? देखिए उसमें उसका तरीकाकार ये है ना कि आप एक साल की बात करते हैं और उसके बाद, क्योंकि लंबी कमिटमेंट कोई आपको नहीं दे सकता, एक साल के बाद सारी सिचुएशन रिव्यू होगी। और इसमें अहम पॉइंट ये है कि आप अकेले अगर बात करेंगे इतनी लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको, अगर आप मिल के बात करेंगे तो फिर इसके इम्कानात हैं। देखिए मेरे नज़दीक कर्ज़े रीशेड्यूल कराने या सूद की अदायगी मुअख्खर करने की अपील मासवाए इत्माम हुज्जत या क्रेडिट लेने के सिवा कुछ नहीं। तरक्की पजीर ममालिक में बहुत से ममालिक की हालत हमसे बुरी है, वो तो इस तरह का रोना नहीं रो रहे जिस तरह हमने शुरू कर रखा है। हाँ साहब को वैसे भी किसी के साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी बहरान का शिकार है। आलमी मालियाती इदारे रिलीफ दे रहे हैं और आलमी मालियाती इदारों समेत पूरी दुनिया को इल्म है कि इस सूरत हाल में जिन ममालिक ने कर्जा लिया है ना वो किस्तें दे सकते हैं, ना सूद की रकम अदा कर सकते हैं, और ना ही आलमी मालियाती इदारे इसके लिए दबाव डालेंगे।
तो कर्जों का रीशेड्यूल होना इन हालात में बिल्कुल फितरी है। आलमी मंडी के साथ गुजारी का शिकार है, लोगों को बेल आउट पैकेज चाहिए, बड़े बड़े मुल्कों की मईशत बैठ चुकी है, तो तीसरी दुनिया के लोगों का जो हाल हो सकता है वो भी सबको मालूम है। तो खान साहब ने इन हालात को मद्देनजर रखते हुए, पता तो है कि सब कुछ होना है, एक वीडियो पैगाम अकेले जारी कर दिए, क्योंकि कर्जे तो हर सूरत रीशेड्यूल होना ही है, कोई मुल्क अदायगी के काबिल है ही नहीं और ना कोई दबाव डाल सकता है। ये बात आलमी इदारे खुद भी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। तो कल जब आलमी इदारे कर्जे रीशेड्यूल कर देंगे, सूद की अदायगी माफ़ करे ना करे लेकिन मौखर हो जाएगी, तो मेरा गुमान ये है कि हम उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि देखें खान साहब दुनिया के वाहिद लीडर हैं जिनके कहने पर कर्जे रीशेड्यूल हो रहे हैं। मैं हैरान हो रही हूँ कि इतने मुश्किल हालात में जिस वक्त इनको किसने अप्रोच करनी है, इन्होंने खुद अप्रोच करनी है, पीएम पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। इस वक्त वहां पर किसी ने आगे अपनी ये नहीं लिखना होता है कि उसकी पार्टी कौन सी है, उसने पाकिस्तान के सिटीजन होने के हिसाब से अपने आप को वॉलंटियर करना है। ये किस इंतजार में बैठे कि इनको लोग फोन करेंगे कि आप आए और आके लोगों की मदद करें। अगर इन्होंने करनी है तो करें, आगे निकले, हर चीज अवेलेबल है और ये इतनी रिसर्च करते हैं। पाकिस्तान में 33% लोगों के पास स्मार्टफोन है, 100 में से 33%। आपको पता है पाकिस्तान के कितने लोग जो हैं वो इजी पैसा यूज करते हैं। देखिए जी, पोर्टल पे सिर्फ उन लोगों ने पहुंचना है जिन्होंने वॉलंटियर करना है। लोगों ने इमदाद पोर्टल से नहीं ले रहे हैं, ये वही लोग होंगे जो दूसरों तक इमदाद पहुंचाएंगे। मसूद रजा साहब, थोड़ा सा हमें ऑप्टिमिस्टिक भी होना है। अगर आप समझते हैं कि एक दिन में मैजिक हो जाएगा, फिर आप इनसे सवाल करें कि ये यहाँ पे कौन से निजाम छोड़ के गए हैं, क्यों नहीं यहाँ पर इतनी तरक्की हुई। आप अमेरिका और चाइना की मिसालें देंगे और समझेंगे कि इस वक्त हम चाइना की तरह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में ले आएंगे और अपनी आवाम को इतना एजुकेट कर देंगे। अभी शैला रजा साहिबा जो बात कर रही थी, आपने वो मनाजिर भी देखे कि लोग जाके एक्स्ट्रा राशन ले रहे हैं और उसके बाद ले जाके दुकानों पर वापस सेल करें। ये चीजें भी हमें जहन में रखनी है कि हमने जिन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं वो कोविड-19 से ज्यादा मसले वाले लोग हैं। लोगों को इस वक्त यह भी एहसास दिलाना है कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें स्टॉक ना करें, अपनी जरूरत से ज्यादा इमदाद अपने घरों में ना डालें कि आपके पड़ोस में जो आप जैसा बंदा बैठा हुआ है, मजबूर है, बेकस है, वो भूखा सोएगा या उसके बच्चे भूख से मरेंगे। ये चीजें भी हमें सोचनी है। ये अब आगे रमजान शरीफ भी आ रहा है, ना करें हमारे अंदर ये जज्बे पैदा हो कि हम इस बेईमानी और करप्शन से भी बाहर आ जाएंगे। वो टाइम नहीं है कि हमें लोगों को डिस्करेज करने की जरूरत है। और इस वक्त हम मसलों को इतना बढ़ा के बयान करें कि मुझे और आपको देखने वाले इस वक्त और ज्यादा एहसास उसमें मुब्तला हो जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होने जा रहा है। लोगों को इस वक्त 17.5 अरब रुपया कैश ट्रांसफर हो चुका है, 1200 अरब का पैकेज आया, आखिर वो जा रहा है लोगों के पास। सारी हुकूमतें इस वक्त लगी हुई है, आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करिए। जिनका दिल कर रहा है वो जो यहां से बैठ के नंबर्स गिनवा रहे हैं वो आए, क्यों नहीं सामने आते हैं। इनके इलेक्टेड मेंबरान है, सबको इस वक्त देखिए अलमिया तो ये है कि इस खौफनाक और मुश्किल वक्त में भी हमें खुदा याद नहीं है, लेकिन सियासत पूरी तरह याद है। हुक्मरान जमात का हाल ये कि मरते मर जाएंगे मगर सियासी मुखालफिन से हाथ नहीं मिलाएंगे कि कहीं कौम को गलती से भी कौमी यकजहती का कोई तासुर ना मिल जाए, कहीं अपोजिशन को पॉइंट स्कोरिंग करने का मौका ना मिल जाए। हुक्मरान जमात को इस हालत में भी बल्दियाती इलेक्शन जीतने के ख्वाब आ रहे हैं। टाइगर फोर्स का बुनियादी मकसद खुद को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के सिवा कुछ नहीं। इसलिए तो आज पंजाब में अलीम खान साहब को भी दोबारा वजारत सौंप दी गई है। बाद में चूँकि उन्होंने बल्दियाती निज़ाम पे बहुत काम किया है, इसीलिए तो आज पंजाब में अलीम खान साहब को भी हुकूमत में शामिल किया जा रहा है, काबीना में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बल्दियात पे बहुत काम किया। उनके पास कोई लाहे अमल भी एक उन्होंने प्रोग्राम भी बना रखा है। तो एक तरफ तो हुक्मरान जमात अवाम को लॉकडाउन करके उन्हें मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार करी, तो दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के 3-3 हज़ार थे जिन्हें एहसास प्रोग्राम का नाम दिया है, अब वो यकमुश्त 12,000 रुपये दे रहे हैं, तो उन्हें देकर अपने ज़ेरे बार करना चाहती है। और करो फर्क का आलम यह है कि किसी सियासी कुव्वत से मदद नहीं लेना चाहते ताकि पूरे का पूरा केक उन्हीं के पास रहे। हाँ, सियासी जमातों के अलावा दुनिया का कोई भी आदमी हो उनसे मदद लेने को लिए तैयार है। ओवरसीज से मदद ले लेंगे, ताजरों से ले लेंगे और माफिया से मदद ले लेंगे, लेकिन सियासतदानों से नहीं। अब अपोजिशन की बात, तो अपोजिशन के पास तो वसाइल नहीं होते, वसाइल सरकार के पास होते हैं, जो सरकार पूरी तरह दबा कर बैठी है। और अवामी नुमाइंदे चाहे वो हुकूमत के हों, ये नहीं कि अपोजिशन के, हुकूमत के लोगों का भी यही हाल है। सब लोगों की मदद बराह रास्त करने से कासिर है, क्योंकि खान साहब ने टाइगर फोर्स जो है वो मैदान में उतार ली है, और जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है और बल्दियाती इलेक्शन का एजेंडा है।
आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।